हम बात करेंगे हाउसिंग की। हर घर बनाना तो हर शख्स का ख्वाब है, हर शख्स की कोशिश है और हर शख्स इसके लिए एफर्ट कर रहा होता है। वफाकी बजट में हाउसिंग और तामीरात के लिए 14 अरब 94 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का कहना था कि हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सेस में रियायत का पैकेज वज़ा कर दिया है। बिल्कुल, और कम आमदनी वालों के लिए भी घरों की तामीर के लिए 3 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। जबकि शौकत तरीन ने यह भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता सनतों को फ़रोग मिला है। बैंक्स को मकानात की तामीर के लिए 100 अरब रुपए कर्ज की दरख्वास्तें भी मिली हैं, जिसमें से 17 अरब रुपए की फराहमी की मंजूरी की जा चुकी है। 70 अरब की उन्होंने कर दी है अभी तक 100 में से, और अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। हम तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान में पहली बार मोर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। बिल्कुल, और तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं इस इक़दाम में मुआवनत की गर्ज से अराज़ी का तायुन और हाउसिंग मनसूबों का आगाज़ और निजी शोबे की हाउसिंग स्कीम की हौसला अफजाई भी कर रही है। हमजा, ये भी एक अच्छी हमने देखी डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि देखने में आई है। इसी पर बात कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। हम बात करें हाउसिंग के सेक्टर से वाबस्ता लोग क्या खुश हैं बजट से? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, ये जो चीज़ें कंटिन्यू थी लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर ने जब पैकेज अनाउंस किया था फॉर कंस्ट्रक्शन रिवाइवल, तो उस वक्त ये हुआ था और उसको फॉलो अप करते हैं प्राइम मिनिस्टर एवरी वीक। मतलब वो खुद मीटिंग करते हैं, हम लोग भी मौजूद होते हैं, पूरे चीफ सेक्रेटरीज होते हैं और कंसर्न जितने लोग होते हैं, FBR स्टेट बैंक, और इसमें स्टेट बैंक के गवर्नर साहब का बड़ा मेन रोल है। उन्होंने ये सब चीज़ों को जो फाइनेंस मॉर्गेज फाइनेंस थी उसको इम्प्लीमेंट कराना, कमर्शियल बैंकों के साथ बैठना और उन पे रिस्ट्रिक्ट करना कि ये आपने आम लोगों को लोन देना है। तो ये काफ़ी एक्टिविटीज़ लास्ट ईयर से चल रही है और उसी का नतीजा आपने देखा कि कंस्ट्रक्शन ने इस दफ़ा काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो भी अभी तक रोल हुआ है वो अभी मेजरली प्राइवेट स्कीम्स है। गवर्नमेंट की लो कास्ट स्कीम जिसको हम आम आदमी या गरीब आदमियों के लिए कहना है, वो अभी अंडर प्रोसेस है। उस तरीके से न्याय बहुत कम आई है। अच्छा। तो वो आना बाकी है और उसमें सिर्फ कुछ खदशात ऐसे हैं जिसके लिए हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए कि प्रोजेक्ट 3 साल में बनता है, 2 साल में बनता है, एक दिन में कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाती। तो आपके जो मटेरियल कॉस्ट है उसको हमें कांस्टेंट लेके करना पड़ेगा ताकि वो 3 साल के लिए गवर्नमेंट में हमें स्टील को, सीमेंट को, मेजर जो इफेक्ट करते हैं उन सब स्टेक होल्डर को साथ बिठाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि वो प्राइस कांस्टेंट 1-2-3 साल के लिए चीजें हो, अदरवाइज कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो वो मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो ये कुछ ऐसे खदशात है जिसके लिए हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से। सही शेखानी साहब, जैसे हुकूमत का कहना है कि हाउसिंग के लिए 100 अरब रुपए कर्जों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, तो बैंकों के जो उन घरों के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं, इससे इस सेक्टर को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि बैंकर खुद हमें ढूंढ रहा है, बैंकर डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ढूंढ रहा है और वो चाह रहा है कि नए प्रोजेक्ट शुरू हो और हमारे साथ कोई MOU साइन हो ताकि आने वाले वक्तों में वो गरीब लोग, आम आदमी को वो शेल्टर मिल सके जिसके लिए मतलब कभी भी नहीं सोचा गया। तो इससे बहुत फायदा होगा, इसलिए कि आपका फंड्स बहुत बड़े इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, एक साइकिल बहुत बड़ा आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ 100 अरब कुछ भी नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। मेरे ख्याल से इसके लिए हमें बहुत बड़े फिगर्स चाहिए, लेकिन वक्त के साथ मैं समझता हूँ वो भी कोई बॉन्ड्स वगैरह उस पर भी वर्कआउट हो रहा है तो वो बेहतर हो जाएगा और मजीद इंशाल्लाह। ठीक है मोहसिन शेखानी साहब, ये भी बताइए, आपने कहा भी मजीद हमें कुछ करने की ज़रूरत है इस शोबे के लिए, क्या तजावीज़ हैं आपके पास कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मजीद क्या इकदाम हो? देखिए, जो इकदाम गवर्नमेंट कर रही है, मतलब प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते बैठना, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जुनून की हद तक काम करने का होता है, लेकिन उसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी, हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब वीक है। मतलब बैक उसका इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको सबको स्ट्रांग करना है। इसलिए कि हर आने वाले जितने घर बनेंगे उनको पानी का, बिजली का, गैस की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, कभी कोर्ट के इश्यूज आ जाते हैं, उन सबको भी लेके चलना पड़ेगा ताकि जो प्रोजेक्ट शुरू हो कभी रुके नहीं और वो अपनी टाइम लिमिट पूरी कर सके और उसके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ना बढ़े। ये 2-3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिजिटलाइजेशन कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, बहुत कोशिश थी कि ऑनलाइन सब वन विंडो ऑनलाइन हो जाए, वो अभी तक नहीं हुआ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ब्यूरोक्रेसी और इस तरीके से सारे हर्डल्स होंगे काम नहीं होते।
बिल्कुल शिखानी साहब, जिस तरह से नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा भी इंट्रोड्यूस कराया गया हुकूमत की जानिब से, तो इससे हाउसिंग स्कीम्स का जो फैक्टर है उनको कितना फ़ायदा होगा? और साथ ये भी इसमें ऐड कर लीजिएगा कि वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि हर गरीब के पास उसका घर होना चाहिए, हर शख्स के पास उसकी छत होनी चाहिए। क्या ये आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए पॉसिबल है, पॉसिबल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग है। वाकई जब वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट देखेंगे 10 से 12 मिलियन घरों की शॉर्टफॉल है पूरे मुल्क में, और हर साल हम तकरीबन 3-3.5 लाख घर कम बनाते हैं एस जो रिक्वायर्ड है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है उन लोगों के पास जो शॉर्टफॉल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तक मॉर्गेज नहीं होगी वो अफोर्ड नहीं करेंगे। अब जाके वो सारी चीजें हुई हैं, लेकिन आपको इस साल 10 लाख घरों को अनाउंस करना पड़ेगा, इसलिए कि गवर्नमेंट के पास 2 साल तो रह गए। अब 2 साल में ही वो चीजें इम्प्लीमेंट होनी है और उनको अगले इलेक्शन में भी जाना है, और एक प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है, तो आदमियों को अब वो तवक्कात है, अगर होगी पूरी तो ही काम होगा, अगर नहीं होगी तो आपको पता है कि रिजल्ट बड़े प्रॉब्लम आते हैं। आज भी महंगाई की वजह से तो ये सोचना पड़ेगा कितने जल्दी हम इन चीजों को शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट सेक्टर को आपको साथ रखना पड़ेगा ताकि इन चीजों को आपको लेके चलें। बिल्कुल ठीक है मोहसिन शेखानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हर पाकिस्तानी का ये ख्वाब उसका अपना घर हो। उम्मीद करते हैं कि ये ख्वाब पूरा होगा। हाउसिंग सेक्टर में जिस तरह से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ऐसे वाकई कभी कर्ज नहीं दिए गए। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये एक हमजा एक अच्छी डेवलपमेंट है ये भी गवर्नमेंट की जानिब से अवाम के लिए कि उनको सस्ते घर जो है वो फराहम किए जाएंगे, मतलब उनकी उसमें मदद की जाएगी। अच्छा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। आज क्योंकि वर्ल्ड डे मनाया जा रहा है चाइल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के, तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कश बच्चों का आलमी दिन जो मनाया जा रहा है, उसमें चाइल्ड लेबर का मतलब ये होता है कि वो काम है जिनसे बच्चे अपने बच्चन की उमंगों, इज्जत और वक़ार, खुशहाल तर्ज ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। अगर हम इसको मतलब कि बहुत ही छोटा कर दें तो बच्चे जो है ना अपने बचपन से महरूम हो जाते हैं और उन बेचारों को काम करना पड़ रहा होता है। और आलमी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 33% बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। यहाँ 1 करोड़ 20 लाख से जायद बच्चे चाइल्ड लेबर के तौर पर काम कर रहे हैं। बड़ा ही अफसोस होता है इस चीज़ पर और इस सिचुएशन पर, और इस तादाद में देखा जाए तो रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, कमी नहीं देखने में आ रही। इनमें से 3/4 सख्त मुशक्कत वाले कानों में काम कर रहे हैं, केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं जो कि बड़ा ख़तरनाक है, और उसके अलावा ख़तरनाक मशीनरी है उसके साथ भी बच्चे काम कर रहे हैं जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 11 इस बात की ज़मानत फराहम करता है कि बच्चों को कारखानों, दुकानों और दीगर पुरखतर मुलाजमतों पर नहीं रखा जाएगा। अच्छा, सितम यह है कि बालिगों के मुकाबले में इन मासूम बच्चों को उजरत भी कम दी जा रही होती है, काम भी ज़्यादा लिया जा रहा होता है। ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले मजदूर से लेकर फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर तक की कहानी हर साल दोहराई जाती है, लेकिन आज तक इनकी किस्मत चमक नहीं पाई है। हम देख रहे हैं कि इजाफा ही होता जा रहा है। कोविड के दिनों में हमने मजीद इजाफा किया। बिल्कुल ऐसे ही, और हमजा ये ऐसे ही नहीं कि यहीं तक रुक जाए, बल्कि नस्ल दर नस्ल ये तबका यूं ही गुर्बत की चक्की में पिसता चला आ रहा है। और मासूम बच्चे हम देखते हैं कि इतने मुशक्कत वाले काम कर रहे हैं जो कि दिल को कुछ होता है देख के उन मासूम बच्चों को। बिल्कुल ऐसे ही, हमारे पास कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सारा साहिबा वालेकुम। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चाइल्ड लेबर के खिलाफ कैसे मसरूफ़ अमल है, आप लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये बताइएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने जो हमारे एम्बिट के अंडर आता है अकॉर्डिंग टू PDNC एक्ट, वो ये है कि अगर कोई किसी भी घर में या कहीं किसी की फैक्ट्री में कहीं भी कोई बच्चे से मुलाजमत करवाई जा रही हो जो कि 15 साल से छोटा हो, तो वहाँ और अगर उस पर कोई तशद्दुद या उसका कोई ज़्यादती हो तो फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इंटरवीन कर सकता है। और हम क्या करते हैं, बच्चों को बाजियाब करते हैं, सबसे पहले अपने पास ब्यूरो में लेके आते हैं, और उसके बाद जो कल्प्रिट होता है, जो एम्प्लॉयर जिसने उसको रखा होता है उस पे और माँ बाप पे, उनके खिलाफ हम पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हैं, FIR करवाते हैं। पिछले 1 साल में कोई 250 वाक़यात ऐसे हुए, 250 केसेस हमें रिपोर्ट हुए हैं जिसमें हमने इंटरवीन किया, बच्चे को अपनी कस्टडी में लिया और जो है वो मुजरिम के खिलाफ FIR करवाई, खुद मुद्दई बना चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो। और वो जो बच्चे हम लेके आते हैं उनको फिर यहाँ पे उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि वो बहुत ही डिस्टर्ब्ड होते हैं। ये बच्चे जो कि किसी उनके बाद टॉर्चर किया गया होता है या किसी ज्यादती का, सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं, उनकी भी हम काउंसलिंग करते हैं हमारी साइकोलॉजिकल में, जो कि इनकी रिहेबिलिटेशन पे काम करती है। अच्छा सारा साहिबा, ये भी बताइएगा, क्योंकि चाइल्ड लेबर वाले बच्चे अपनी फैमिलीज़ का सहारा होते हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो आप ऐसी फैमिलीज़ जो ऐसे बच्चे हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने का कोई प्रोग्राम बनाया, उन्होंने कोई इरादा रखते हैं उनको सपोर्ट करने का कि उनकी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट किया जाए?
जी बिल्कुल, चाइल्ड लेबर में जो मुलव्वस बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के लिए जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं और इसलिए माँ बाप रखवारे होते हैं। उनको 10,000 के लिए, कभी 15,000, कभी 5,000 के एवज़ बच्चे को रखवाया जाता है। तो ऐसे फैमिलीज़ के सपोर्ट के लिए हमने एक चीज़ की थी रिसेंटली बैतुल माल के साथ मिलके कि इनकी फैमिलीज़ को हमने राशन दिया ताकि उनका जो मंथली जो जिस चीज़ के लिए वो बच्चे को मुलाजमत पे भेजते हैं वो जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उस पर उनकी हेल्प कर दी जाए ताकि बच्चा हमारे पास रहे। हम उसको एजुकेशन, उसकी रिहेबिलिटेशन, उसको हुनर सिखाना सब हमारी जिम्मेदारी होती है। हमने कहा हम उनको हेल्प कर दें, उसके लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया था और आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस पर और ज़्यादा किया जा सके ताकि फैमिलीज़ की भी सपोर्ट हो जाए। अच्छा ठीक है सर साहब, ये बताइएगा वो इदारे जो चाइल्ड लेबर में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आपके इदारे ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं? जी बिल्कुल, चाहे वो कोई एजेंसी हो या कोई माँ बाप खुद रखवा रहे हो बच्चों को, ये तो एक क्राइम है एक्चुअली। तो हमने एक हमारे पास केस रिपोर्ट हुआ था जहाँ पे एक एजेंसी, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी कम उम्र बच्चों को रखवाती थी मुलाजमत पे, उसके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की थी और उनको गिरफ्तार भी करवाया था, उनके खिलाफ FIR भी करवाई थी। तो ऑफकोर्स हमारे लिए सब लोग इक्वल हैं, जो भी बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी उसके खिलाफ हम एक्शन लेते हैं। बिल्कुल सारा साहिबा, जिस तरह से अदाद-ओ-शुमार अगर देखे जाएं पाकिस्तान के तो उनके मुताबिक तो 40% के करीब हमारी आबादी जो है वो गुर्बत का शिकार है। तो ऐसे हालात में चाइल्ड लेबर से छुटकारा कैसे मुमकिन हो सकता है? जी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो पावर्टी का एलिमेंट है उसकी वजह से और इलिटरेसी रेट बहुत हाई है, इसलिए माँ बाप बच्चों को यूज़ करते हैं एज ए टूल कि उनके पैसे कमाए जाएँ। वो डिफरेंट जगहों पे बच्चों को रखवाते हैं। इन बच्चों की उम्र है तालीम हासिल करने की, ना कि घरों में मुलाजमत करते हैं, वहाँ पे इनको मारा भी जाता है, इनके साथ ज़्यादती भी की जाती है। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे पास एक केस आया एक लड़की का जिसके जो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने उसको रखा हुआ था, पिंडी का ये केस था। वहाँ पे उसने वो अपने एनिमल जो पेट्स रखे हुए थे, कुत्ते रखे थे, उनके साथ उनको अच्छा खाना देते थे लेकिन इस बच्ची को खाना नहीं देते थे। और अगर इससे कोई छोटी गलती भी हो जाती थी, जैसे उसने कोई दूध पी लिया बगैर परमिशन के, तो उसको जो है वो छुरी गर्म करके वो जलाया जाता था। और उसके जब हमने उसको रेस्क्यू किया उसके बॉडी पे बहुत सारे निशानात थे। ऐसे बहुत सारे वाक़यात आते हैं। आपने वो वाक़या भी सुना होगा जब बच्ची ने परिंदे को जो है वो उड़ा दिया तो उसको कितने बुरी तरीके से उस पर तशद्दुद किया गया। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आते हैं। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और इसके खात्मे के लिए हम अपने कानून के तहत जो है वो एक्शन लेते हैं। जब जैसे ही हमें कोई केस रिपोर्ट होता है और बच्चे को अपने प्रोटेक्शन में रखते हैं। अभी हमारे पास 1000 से ज़ायद बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रह रहे हैं, जिसमें से 30% ऐसे बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं घरेलू मुलाजमा या मुलाजिम के तौर पर काम कर रहे थे और उनके साथ वहाँ पे कोई बुरा वाक़या पेश आया जिसमें हम उनको लेके आए अपने पास। अच्छा, अभी भी हमारे पास बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे नज़र आ रहे होते हैं कि जो सड़कों पर इशारों के ऊपर कुछ अशिया बेच रहे होते हैं, चीज़ें बेचते हुए नजर आते हैं और अगर उनसे कभी बात भी की जाए वो कहते हैं जी हम सुबह के औकात में पढ़ते हैं, शाम में ये काम कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वो भी चाइल्ड लेबर के अंडर आते हैं और अगर आते हैं तो उसके तदारुक के लिए ब्यूरो क्या कर रहा है? जी, जिस तरह घरेलू घर में मुलाजिम रखना एक जुर्म है, इसी तरह जो हमें सड़कों पर बच्चे नज़र आते हैं जो मास्क बेच रहे होते हैं, सन ग्लासेस बेच रहे होते हैं, फूल बेच रहे होते हैं, हमें बहुत बड़ी तादाद में कभी पेन्स बेच रहे होते हैं नज़र आते हैं। और इनको देख के बहुत हमें सिंपैथी भी होती है और हम इनको पैसे दे देते हैं सिंपैथी में, इनके साथ हमदर्दी में। लेकिन हमें चाहिए, एक तो मैं पहले एक पैगाम दूंगी सब लोगों को, हम सबको चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर जो है ना आगे आके एक्शन लें। और वो एक्शन क्या हो सकता है कि जब तमाम शहरी ऐसे बच्चों की इंकरेजमेंट बंद कर देंगे, इनको पैसा भीख देना बंद कर देंगे, तो ये बिजनेस और ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, इनका बिजनेस फेल हो जाएगा और फिर ये आइंदा ये काम नहीं करेंगे। आप अगर कोई शहरी गुजर रहा हो और किसी बच्चे को देखे मास्क बेचते हुए, कोई भी चीज़ बेचते हुए, तो वो जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिपोर्ट करें हमारी हेल्पलाइन 1121 पे। या फिर अगर उस बच्चे की मदद करनी है, उसको कुछ खाने का दे दें, उसको कहीं एडमिशन करा दें स्कूल में, लेकिन उसको भीख ना दें, उससे वो चीज़ ना खरीदें, क्योंकि ये एक सेक्शन 36A है PDNC एक्ट का, उसके तहत ये एक जुर्म है। ये जो बच्चे कर रहे हैं ये एक जुर्म है जिसका यकीनन सारा साहिबा ये है। लेकिन जिस तरह से आज चाइल्ड लेबर का दिन है, तो आज के दिन के हवाले से आप लोगों की क्या मसरूफियात हैं और आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगी?
जैसा कि आपको मालूम है आज 12 जून है और आज पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। इसी दिन के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ने आज 2 सेमिनार्स मुनक्किद किए हैं यहाँ पे, जो कुछ देर में शुरू होने वाले हैं। उनका मकसद ये है कि पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, एक ही पेज पे सब हों, ताकि चाइल्ड लेबर की रोकथाम की लेजिस्लेशन पे और इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एक साथ एक कोशिश की जा सके, कंसोलिडेटेड एक एफर्ट की जा सके। इसीलिए हमने NGOs के साथ कुछ मिल के आज सेमिनार्स मुनक्किद किए, जहाँ पे हमने डिफरेंट सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को बुलाया है, लॉयर्स जो फ्रेटर्निटी उसमें से लोगों को बुलाया हुआ है, मीडिया के पर्सनालिटीज़ उसमें मौजूद हैं और हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के हेड्स आ रहे हैं, ताकि एक जो है एक मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सके ताकि चाइल्ड लेबर की रोकथाम हो सके। ठीक है सारा साहिबा, बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हम आगे बढ़ेंगे और तालीम की बात करेंगे। आला तालीम का बजट जो है उसको बढ़ाया गया है, जो कि अच्छी बात है, जिसके जरिए तालीम के फ़रोग का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन हमजा हुकूमत ने जो है वफाकी बजट 2021-22 में हायर एजुकेशन कमीशन को 66 अरब रुपए की रकम भी मुहैया करने की तजवीज़ दी है और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने यह बताया है कि तरक्याती बजट के लिए HEC को 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 15 अरब रुपए का इजाफा किया गया है इसके अंदर, और हुकूमत ने बजट में स्किल्स फॉर ऑल स्ट्रेटेजी के लिए भी 5 अरब रुपए रखे हैं। और कोरोना वबा ने मुल्क के बोसीदा निज़ाम तालीम को मजीद पीछे धकेल दिया, हम सब जानते हैं। तो सवाल यह है कि क्या इन हालात में हुकूमत तालीम के लिए मुनासिब बजट रख रही है या नहीं? बिल्कुल हमजा, जैसे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हर हुकूमत तालीम जैसे अहम तरीन शोबे को हमेशा ही नज़रअंदाज करती आई है। कोविड की वजह से, पेंडेमिक की वजह से सूरत हाल और भी ख़राब हो गई है, लेकिन मौजूदा हुकूमत से उम्मीद थी कि वो तालीम के बजट में खातिर खा इजाफा करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। हम फिर रिसर्च की जब बात कर रहे होते हैं ना कि जी रिसर्च अच्छी नहीं हो रही, रिसर्च अच्छी नहीं हो रही, तो फंड है हमारे पास कि हम रिसर्च कर सकें, ऐसे मौके मौजूद है कि हम रिसर्च कर सकें। बजट कैसा है हम जानेंगे। वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, बजट से आपको क्या अब उम्मीद तो ख़त्म हो गई, अब तो बजट जो है तजवीज़ सामने आ गई है, क्या ठीक है हायर एजुकेशन के लिए इतना बजट या ज़्यादा होना चाहिए था? देखिए, हम तो इससे ज़्यादा तवक्को कर रहे थे। बजट में इजाफा तो रीज़नेबल है, 17.65% है, लेकिन ज़्यादा जो इजाफा बजट में किया गया है वो डेवलपमेंट का बजट है उसको 44 बिलियन किया गया है, वो तकरीबन 36 अरब था पिछले साल जी। लेकिन जो आप जैसे कह रहे थे अपने इंट्रोडक्शन में कि जो रेकरिंग बजट है वो सिर्फ 2 अरब का उसमें इजाफा किया गया है। पिछले साल 64 अरब था और इस साल 66 अरब। मेरा ख्याल है इसमें जो है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं और आप भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं से अगर सेविंग हो तो जैसे आपने सारा सिचुएशन बताई, 2 वजूहात, एक कोविड की वजह से क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पे गए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सारी जामियात को स्टूडेंट से फ़ी कलेक्शन में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हमारे 2 सोर्सेज हैं। पब्लिक सेक्टर में हम बहुत थोड़ी परसेंटेज फ़ीस लेते हैं और बाकी रेकरिंग गवर्नमेंट देती है, तो इसलिए हमें पिछले सेमेस्टर में भी कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। 25% हमें अडॉक जो पहले इंक्रीज हुई थी ग्रेड 1 से 19 तक वो भी देनी है, उसके साथ साथ 10% अब इंक्रीज है ओवरऑल, प्लस जो है 10% पेंशन में भी इंक्रीज है। तो उस हिसाब से भी अगर 10% ही 64 अरब का 10% भी होता तो इसको तकरीबन 6.5 अरब इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है, पिछले साल के लेवल पे बराबर रखने को। और 2 अरब जो है ये कम है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हैं। और वो जैसे आपने कहा कि दूसरा सवाल ये भी उठता है कि हम लोग जो हैं वो फिर रिसर्च में, अब इसके बावजूद भी आप ये देखें कि इस वक्त US रैंकिंग वर्ल्ड की आई है, उसमें पाकिस्तान की 3 यूनिवर्सिटीज टॉप 500 में है और उसमें हैं 378 पे, और जो टाइम्स रैंकिंग एशिया की आई है उसमें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी टॉप 100 में है। तो इतने रिसोर्सेज के साथ मैं समझता हूँ कि अब जब एशिया की बात होती है तो एशिया में तो देखें ना, चाइना भी आता है, जापान इंडिया भी आता है, रशिया भी आता है, सिंगापुर भी आता है, मलेशिया, इन सारे ममालिक के अंदर हम 100वें नंबर पे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें शाबाश और इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, और शायद ये नेशनल नीड भी है
अगर आप समझते हैं कि मुल्क को तरक्की करना चाहिए, मुल्क के अंदर बिजनेस को फ्लरिश करना चाहिए, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड आईटी सेक्टर को फ्लरिश करना चाहिए, तो उस सारे सेक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो स्किल मैन पावर है, वो तो यूनिवर्सिटीज ही प्रोवाइड करेंगी ना। उसके बगैर तो आप आगे जा नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है ये इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टमेंट ही है। समझो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आप देख लें, सर्विसेज सेक्टर को देख लें जहां आप बैठे हुए हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देख लें, सबसे बड़ा सेक्टर जो अब आईटी का आ रहा है वो उसको देख लें। उसके लिए जो आपको मैन पावर है वो बहरहाल हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वही प्रोवाइड कर रही हैं, और उसको मजीद मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा इजाफा तो होना चाहिए था। लेकिन शाह साहब, जिस तरह देखा जाए कि हुकूमत ने स्किल्स फॉर ऑल स्ट्रेटजी के लिए भी 5 अरब रुपए रखे हैं, तो हुनर के लिए मखसूस बजट वक्त की कितनी अहम जरूरत आप समझते हैं? ये बहुत है। इसमें एक कामयाब नौजवान प्रोग्राम के लिए भी हुकूमत ने पैसे रखे हैं, और वो भी एक ज़बरदस्त हुकूमत का स्टेप है कि हमें अब वो जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ जाना चाहिए, और जिन भी स्टूडेंट्स के पास बिजनेस आइडियाज़ हैं उन बिजनेस आइडियाज़ को हमें उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। और ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये कामयाब जवान फैसिलिटेशन सेंटर बन रहे हैं, जिसमें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं। हाँ, और ये एक एस्पेक्ट है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस ओरिएंटेड बनाएं। और दूसरा जो आपने कहा कि जो स्किल फॉर ऑल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम स्किल मैन पावर अपने मुल्क के लिए भी, और बहुत ज़्यादा दर मुबादला जो हमारा आता है वो हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। सर आखिर में बता दीजिएगा, तालीमी महदूद बजट होता है तालीम का, उसके बाद क्या कोई शफाफियत के मसाइल भी होते हैं? इसको शफाफ कैसे बनाया जा सकता है? देखें, शफाफियत तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी शफाफियत तो ये है, हमारे पास तो ज़्यादातर बजट रेकरिंग है ना, जो तनख्वाह में चला जाता है, और हम इसमें कोई ऐसा ये 66 अरब रुपए पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज का बजट है। तो इसमें जो आप सवाल कर रहे हैं कि इसमें कोई लूट मार या वो नहीं हो सकती, वो तो मेरी यूनिवर्सिटी को चंद करोड़ ही मिलेंगे ना, तो वो हमने तनख्वाहों में देने हैं। हम 20 करोड़ रुपए तनख्वाह पर मंथ देते हैं। सर मैं डेवलपमेंट वालों की बात कर रहा था। डेवलपमेंट के लिए भी डेवलपमेंट के 44 अरब है, वो भी सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के पास है ना, किसी के पास 30 करोड़ है। उसको अगर आप समझते हैं कि इसको मजीद शफाफ, जाहिर है उसका पूरा एक सिस्टम है, कैंपस कंस्ट्रक्शन कमिटीज हैं और बाहर से लोग हैं, HEC उसको मॉनिटर करती है, बाकी इदारे मॉनिटर करते हैं। तो मेरे अपनी राय में ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे होते। लेकिन एक चीज मैं आपके तवज्जुह से जो हमारी तरफ से आप समझे कि बहुत दयानतदारी की जरूरत है, वो हमारी प्रोफेशनल दयानतदारी है। ये दुनिया में सबसे बड़ी करप्शन, हम फाइनेंशियल करप्शन की बात करते हैं, अगर उस्ताद सही पढ़ाता नहीं है, क्लास में डिलीवर नहीं करता, तो इससे ज्यादा मॉरल करप्शन क्या हो सकती है? तो हमारी शफाफियत जो है वो हमारी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है कि असातिज़ा अपने फराइज दयानतदारी से अंजाम दें। वो बिल्कुल सर, ये सबसे अहम चीज़ है जो आप बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, सफीर पाकिस्तान का बने। और वाकई जो भी हम जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, अगर वो हम ठीक तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर हम थोड़ी सी डंडी मार रहे हैं, तो ये भी करप्शन है। ये बहुत बिल्कुल दुरुस्त बात है, और हम किसी भी शोबे से वाबस्ता क्यों ना हो, हमें अपना बेहतरीन देना चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस, PSL की बात करें। सुबह